Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on pneumonia of the infants. बेसिकली हम थर्ड ईयर DHMS की गायनी पढ़ रहे हैं, जहां हम जच्चा बच्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास टॉपिक है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का जो सिलेबस है उसके मुताबिक बेसिकली है डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न्स, जिसमें हमने बहुत सारी बीमारियां की। कल हमने स्पाइनल बफिडा किया, हाइड्रोसेफलिस हमने किया, ठीक, एनीमिया हमने किया, नवमौलूद बच्चे का जो खून कम होता है, बहुत सारी। तो उसी का तसलसल, उसी की कंटिन्यूटी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, निज़ाम तनफ़ुस, उसकी बीमारियों में आज हम नमूनिया कर रहे हैं इन्फेंट्स का। नमूनिया ऑफ इन्फेंट्स, नमूनिया इन न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न। नमूनिया क्या होता है? Pneumonia is an inflammation of the lungs caused by bacteria, viruses or chemical irritants. नमूनिया को समझने से पहले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी थोड़ी एनाटॉमी देखते हैं, ब्रीफ, जस्ट अपना पॉइंट समझने के लिए, नमूनिया को समझने के लिए। ब्रोंकियल ट्री है, इसको रेड कलर पे कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो प्रॉपर और आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो कि आप समझें कि नमूनिया क्या होता है। जो एल्वेलाइज है इसको ग्रीन कलर पे बना देता हूं। जो ईयर सेक्स हैं, विच इज द पेरेन्काइमा ऑफ द respiratory system, which is to do the real function of the lungs. जो respiration होता है, ठीक, जो तबादला होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इन दोनों का तबादला होता है। ये फंक्शन, ये फेल, ये वजीफा किसका है? ये वजीफा है एल्वेलाइज का ना। नमूनिया क्या होता है उससे पहले समझना, उसको समझने से पहले इसका रिव्यू करते हैं। ये क्या है? ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया यहाँ नीचे इधर दो हिस्सों में तकसीम होता है। अब यहाँ ये अलहदा अलहदा, इसको क्या कहते हैं? ब्रोनकस। क्या कहते हैं? ब्रोनकस। आप कलेक्टिवली दोनों को कहते हैं ब्रोनकाई, राइट। अब जहां से, जिस सुराख से ये ट्रेकिया लंग्स के अंदर दाखिल होता है, हु इज गोइंग टू टेल मी कि ये क्या होता है? ये सुराख जी, हाइलम। लाउड बोलना है आप लोगों ने, ठीक है? लाउड बोलें, मिस्टेक्स आर अलाउड। जो ट्राई करता है वो मिस्टेक करता है, इसको हाइलम कहते हैं। इस हाइलम को लेबल करने का स्पेशल मकसद, क्योंकि लेक्चर हमारा एनाटॉमी का नहीं है, इसको लेबल करने का स्पेशल हमारा मकसद है, यहाँ आपने कुछ आपको समझाना है। आप इस लेवल पे, ये हाइलम है, ये ब्रोनकाएं हैं, ये एक ब्रोनकस है, ठीक, ट्रेकिया, ब्रोनकस, हाइलम। अब यहाँ ये क्या है? इस लेवल पे जब इसकी सब डिवीजन होती है, जो ब्रोनकस होते हैं, ईच ब्रोनकस जब डिवाइड होता है, सब उसकी डिवीजन होती है। अब इस लेवल पे ये क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल्स।
राइट। अब इस लेवल पे ये जो इरसेक बनता है, अब यहां ये क्या कहलाता है? एल्वोलाइज, which is the parenchyma of the lungs. Alveoli, right? लोब्स होती हैं लंग्स की। लोब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा कि राइट लंग की कितनी लोब्स होती हैं और लेफ्ट लंग की कितनी लोब्स होती हैं? राइट की 3 होती हैं और लेफ्ट की 2 होती हैं। यहां लिख देते हैं, राइट की जो होती है, राइट लंग की 3 लोब्स होती हैं और लेफ्ट की जो होती हैं 2 लोब्स होती हैं। अब वो बंदा हाथ उठाएगा जिसे मैं सवाल करने लगा हूं। ठीक है जी, ये तो हम समझ गए हैं कि इसके लोब्स होते हैं राइट के 3 और लेफ्ट के 2 होते हैं। हाथ उठाएगा वो बंदा। ये कौन बताएगा? क्या आप यहां क्योंकि यहां तो हमने लिख दिया राइट और लेफ्ट। अब यहां हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? हाथ उठाना है कि लेफ्ट लंग कौन सा है और राइट लंग कौन सा है। जी हाथ उठाएं। सादिया नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। आपने हमें तरीका समझाना है कि ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। सर जब भी कोई बंदा हमारे सामने खड़ा होता है तो उसका लेफ्ट हमारे राइट की तरफ आता है, उसका राइट जो होता है वो हमारे लेफ्ट की तरफ आता है। जब आपका कोई भी बंदा सामने ऑपोजिट आपके खड़ा होता है तो उसका जो राइट होता है वो हमारे लेफ्ट की तरफ आता है और उसका जो लेफ्ट होता है ये हमारे राइट की तरफ आता है। राइट। अभी यही प्लेन, यही तरीका जो है ना आपका एक्सरे पकड़ने का है। जब आप एक्सरे पकड़ते हैं, एक्सरे को विजन बॉक्स में डालते हैं, एक्सरे को रीड आउट करते हैं, जो आपका प्लेन होता है। आगे फर्दर और प्लेन मेरे मौजूद हैं चेस्ट एक्सरे में, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेस्ट एक्सरे पे मेरे लेक्चर्स मौजूद है रेडियोलॉजी पे। राइट। कि आपने क्या करना है, आपने कैसे उसको लंग्स शेडो को चेक करना है, कैसे हार्ट शेडो को आपने चेक करना है, कैसे आपने मीडियस्टियम को चेक करना है, कैसे आपने राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल और लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कैसे आपने जो CCF होता है, कार्डियोमेगेली होती है, उसको कैसे आपने उसको चेक करना है कि either the patient is suffering from congestive cardiac failure, कार्डियोमेगेली or not। वो अलग टॉपिक है। यहाँ आप सिर्फ ये एक डिटर्मिनेशन ऑफ द लंग करना है। अब देखें ये मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है। अब मेरे राइट की तरफ इसका क्या लेफ्ट आता है, तो ये हमारा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लंग्स है, क्या राइट है और लेफ्ट है। अब यहाँ हम लोब ड्रा करने लगे हैं। ये एक लोब, क्योंकि आज के लेक्चर में जब हम टाइप्स में जाएंगे लोबार और ब्रोंकियल नमूनिया में, तो वहाँ लोब्स की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो वही फॉन्ट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी से, जो हमें आज ज़रूरत है। अब ब्रोंकस कहा क्योंकि ब्रोंकाइटिस हमने आपको थोड़ा समझाना है, ब्रोंकाइटिस थोड़ा समझाना है, नमूनिया समझाना है, लोबार नमूनिया समझाना है, ब्रोंकियल नमूनिया समझाना है। तो उससे रिलेटेड जो हमने आपके लिए आज का लेक्चर डिज़ाइन किया, उसके हिसाब से हम आपको एनाटॉमी आज उसका रिव्यू करते हैं। राइट। अब यहाँ इसके कितने होते हैं? 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है इसके 2 लोब्स होते हैं। क्या होता है नमूनिया? क्या होता है नमूनिया? इज इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की, काज्ड बाय बैक्टीरिया। नंबर 1 बैक्टीरिया भी इसको काज करता है। नंबर 2 वायरसेस। नंबर 3 इरिटेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट के इरिटेंट्स क्या हैं? वो मादा जो जिल्द, आंख या सांस की नाली को इंजर कर दे, चाहे वो फूड पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, उसको कहते हैं इंस्पायरेशनल नमूनिया, जो बहुत ही डेंजरस होता है। अक्सर फॉरेस्ट के मरीज को हो जाता है, बहुत ही डेंजरस होता है। अक्सर बच्चे को हो जाता है। अक्सर हम औरतों को समझाते हैं कि जब आप फीडिंग करते वक्त ना बच्चे को ऐसे आपने साइड पे थोड़ा, और आपने थोड़ा इसके ऐसे उसके इस पोस्चर में आपने उसको दूध पिलाना है। ये नहीं कि उसके लंग्स के अंदर ना दूध चला जाए। लंग्स के अंदर दूध जाएगा ना, एलोराइज तक पहुंचेगा। अब यहाँ मिल्क पहुंचता है ना इधर, बस ये अरेस्ट हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बाकी पॉइंट आगे क्लियर होते जाएंगे। साथ साथ जो ज़हन में आ रहा है ना, तो हल्का हल्का आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स caused by inflammation of the lungs, शाबाश,
caused by bacteria, viruses and irritants. मिल्क भी वो इंस्पिरेशन नमूनिया कर देता है, वहाँ इन्फॉर्मेशन पैदा कर देता है, क्योंकि एल्वोलाई जो है ना ये फूड के लिए नहीं है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, स्टमक के अंदर वहाँ पैराइटल सेल्स मौजूद हैं, साइरस जो एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह रिलीज करते हैं, पेप्सिन वगैरह को रिलीज करने के लिए पेप्टिक सेल्स मौजूद हैं, रेनिन रिलीज होता है एंड सो फोर्थ। यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है उसके लिए, राइट। तो ये इरिटेंट बनेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ इरिटेशन यानी इंजर्ड करेगा। अब इधर ये भी इरिटेंट कहलाएगा दूध, इधर फूड पार्टिकल्स भी, फूड पार्टिकल्स जो लंग्स के अंदर फालिज के मरीज के जाते हैं, उसका जो एपिग्लॉटिस होता है ना, उसको भी फालिज हुआ होता है। अब ये थोड़ा सा खुला रहता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो एपिग्लॉटिस जो होता है ना, वो वॉल, वो ट्रेके को कवर रखता है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक, तो फिर अल्टरनेट वो काम करता है। एम आई क्लियर? अब वहाँ नहीं होता ना, तो हम उसको फालिज के मरीज को, पैरालिसिस के मरीज को हम ओरली खाना बंद कर देते हैं, उसको गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए खाना देते हैं। ये उसकी वजह होती है कि उसको इंस्पिरेशन नमूनिया ना हो जाए, क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही वीक होता है। मतलब उसका चांस जो होता है ना रिकवरी का, जो चांस ऑफ रिकवरी इज नोन एज प्रोग्नोसिस, राइट, बहुत ही वीक होता है, इंतहाई वीक होता है, मे बी नन, राइट। अब आपका जो नमूनिया है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वजह उसकी क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड इरिटेंट्स। इट इज अ सीरियस इन्फ्लेमेशन, ये इंतहाई सीरियस इन्फ्लेमेशन है। पता है वाई? इसलिए कि लंग्स जो है ये वाइटल ऑर्गन है, लंग्स के बगैर जिंदगी का तसलसल बरकरार नहीं रह सकता, राइट। अब ये नमूनिया का चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वो इरिटेंट्स हैं, वो पकड़ते हैं सीधा एल्वोलाई को या ब्रोंक्यूल्स को या ब्रोंकिस को, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक, जब ये जो ब्लॉक होता है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो अलग डिजीज है। अब ये पकड़ता है एल्वोलाई को, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए देयरफॉर इट इज अ सीरियस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन विच द ईयर सैक फिल्ड विद पस। अब जिसमें होता क्या है, जो ईयर सैक होता है विच इज नोन एज एल्वोलाई, अभी जो एल्वोलाई होता है ये फिल होता है किससे, विद शाबाश पस, पीप यहां पड़ जाती है, राइट। अब यहां पस भी होता है या और जो लिक्विड्स होते हैं वो हो सकते हैं, जिसे हमने दूध की बात की, जिसे हमने फूड पार्टिकल्स की बात की, कोई और एलर्जिन भी हो सकता है, कोई और एंटीजन भी हो सकता है। टाइप्स हमारे पास दो किस्म की इसकी आती हैं, जिसको हम एक्सरे में चेक करते हैं, CXR लिखते हैं, एक लोबार नमूनिया और एक ब्रोंकियल नमूनिया। जो हम आपको लोब समझा रहे थे, तो लोब समझाने का मकसद हमको आपको आगे जाके जो आपका लेक्चर डिज़ाइन था, तो उसके हिसाब से हमने आपको टाइप समझानी थी, तब हमने आपको बेस बना दिया यहाँ दोबारा। लोबार जाहिर है दो किस्म के, एक लोबार स्टेजेस आगे डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं, और भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन चूंकि आपका लेवल चूंकि हम डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, इस वजह से हमने आगे और टाइप्स में नहीं जाना, मतलब वायरस की वजह से और अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने उसको नहीं करना। हमने इसी लेवल पे आपको थोड़ा सा समझा के ना आगे आपको ट्रीटमेंट समझाना है। ये डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिक्स के लिए ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया है। डॉक्टर्स के लिए हमारे लेक्चर जो होते हैं वो महीने में 2 होते हैं, 2 लेक्चर्स होते हैं, एक जुम्मे को होता है, एक जुम्मे का नहीं होता। जुम्मे की नमाज के बाद 2 घंटे हमारा लेक्चर होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी यानी इंटरनल मेडिसिन वाला, और दूसरा थेरेप्यूटिक्स वाला, होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स वाला, जो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, जो एडवांस लेक्चर्स होते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं,
वो आप उधर देख सकते हैं। बाकी हमारा सीरीज़ बाकी है, अभी हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सीरीज़ जा रहा है, तो जब रेस्पिरेटरी सीरीज़ शुरू होगा तो वहाँ नमूने पे डॉक्टर्स के लिए एडवांस लेक्चर्स करेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हो रही हैं डिप्लोमा की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो रहे हैं, राइट। दो किस्म के नमूनिया होते हैं, एक लोबार होता है, एक ब्रोंकियल होता है। नाम के अंदर देखते हैं हम, लोबार मतलब नमूनिया इन विच इफेक्ट वन और मोर लोब्स। नमूनिया जो इफेक्ट करता है एक पूरे लोब को इफेक्ट करता है। क्लियर? पूरे लोब को इफेक्ट करता है या एक से ज्यादा लोब्स को इफेक्ट करता है। मतलब पेचेस में नहीं करता, टुकड़ों में नहीं करता, पूरा एक चंक पकड़ता है लंग का, एक पूरा लोब पकड़ता है या एक से ज्यादा लोब पकड़ते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल लोबार नमूनिया। दूसरा जो टाइप है वो है ब्रोंकियल नमूनिया। इसको हम चेस्ट एक्सरे पे रिकॉग्नाइज करते हैं, चेस्ट एक्सरे पे। अब जो दूसरा है वो है ब्रोंकियल नमूनिया। ब्रोंकियल नमूनिया को ब्रोंको नमूनिया भी कहते हैं। या आपकी रिपोर्टरी में ऐसे रूब्रिक्स हैं, ब्रोंको नमूनिया सामने दवाइयां लिखी हैं, राइट। अब यहां जो ब्रोंको नमूनिया या ब्रोंकियल नमूनिया है, इट इफेक्ट्स पेचेस थ्रोट इन बोथ लंग्स। जो दोनों लंग्स है ना, इसमें ये पेचेस इफेक्ट करता है। मतलब ये है कि ये इसका अपोजिट है। ये क्या करता है, मतलब ये आपका पेचेस में, मतलब इधर ना इसको इफेक्ट किया, इधर इसको इफेक्ट किया, इधर इस लंग्स को, लंग के इस पोर्शन में इधर इधर इधर, दिस इज व्हाट वी कॉल बटन होते हैं। आप जब एक्सरे चेस्ट देखते हैं उस पर आपको बटन नजर आते हैं, सफेद बटन, बिल्कुल ना वाइट बटन। जब आप CXR देखते हैं, चेस्ट एक्सरे CXR, ठीक है जी। लेकिन यहां आपने एक बात, व्यू आपने कौन सा लेना है, PA व्यू, पता है भाई? बाकी डायग्नोसिस में मैं आपको समझाता हूं। PA व्यू इसलिए लेना है कि सामने हार्ट होता है ना, ठीक। आपने PA व्यू लेना है, ठीक है। कुछ डॉक्टर जो होते हैं एक्सपर्ट, वो AP व्यू भी ले सकते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर की भी एक्सरे टेक्नीशियन को कह दें कि भाई आप मुझे इस डायरेक्शन से ना एक्सपोज कर दो एक्सरे को। तस्वीर मतलब सामने से लो, तस्वीर पीछे से लो, राइट। अब हो गया क्लियर? तस्वीर सामने से, तस्वीर पीछे से, मतलब स्कैन, मतलब एक्सरे। स्टेजेस जो होती हैं नमूनिया की, इसको हम 3 स्टेजेस में करते हैं तकसीम। नंबर एक स्टेज होता है जो कंजेस्टिव होता है, जिसमें कंजेशन होती है, जिसमें ओवर क्राउडिंग होती है। किस चीज की? ओवर क्राउडिंग होती है स्पूटम की, ओवर क्राउडिंग होती है स्पूटम की, राइट। ये कंजेस्टिव स्टेज है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा ना बलगम इधर जमा हो जाता है, ये कंजेस्टिव स्टेज है, राइट। इसमें खरखराहट, रेटलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जो हम इंटमटाट की बात करते हैं, आगे मैं समझाता हूँ ट्रीटमेंट्स में, तब आपको उधर से समझ आ जाएगी कि हमारा इंटमटाट जो है ये किस स्टेज की दवाई है नमूनिया की। एकोनाइट किस स्टेज की दवाई है, वो भी नमूनिया की दवाई है। वहां मैं आपको अपने घर का एक केस पर कोट करता हूँ, राइट, थेरेप्यूटिक्स में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऑफ नमूनिया में। दूसरा जो स्टेज होता है वो कंसोलिडेशन का। कंजेशन consolidation।
अब इधर हमने समझना है कि ये कंसोलिडेशन क्या होता है और हाउ कैन वी कैरेक्टराइज इन चेस्ट एक्सरे के देयर इज, मतलब क्या रेडियोलॉजिकल मार्कर्स हैं, एक्सरे के अंदर क्या निशानियां नजर आएंगी जो हमें शो करता है कि कंसोलिडेशन है। वो बाद में करते हैं, पहले समझते हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है, राइट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेशन उसके बाद डिस्कस करते हैं वो क्या मार्कर्स होती हैं। एक्सरे के अंदर हम कैसे एक्सरे को देख के ना पकड़ने का तरीका तो हम सीख गए। एक्सरे को पकड़ के ना हम कैसे विद इन नो टाइम चेक करते हैं कंसोलिडेशन है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसोलिडेशन। मैं आपको लंबे छोड़े आपके लेवल के मुताबिक मैं आपको डिफिनीशंस में नहीं डालना चाहता, वो न डाल सकता हूं, लेकिन यह कि हमने आपको इसके सिनोनिमस जो मुतरादिफ अल्फाज हैं वो मैं आपसे सॉलिडिफाइंग, सॉलिड, सॉलिडिफाई, सॉलिड, देखें सॉलिडिफाई, SOLIDFY, ये सिनोनिमस वर्ड है। सॉलिड सख्त, हार्डनेस, फर्मनेस, एम आई क्लियर। कॉन्क्रीट, कंक्रीट, लंग्स तो नहीं होते कंक्रीट, तो स्मूथ पिलपिले होते हैं, पिलपिले होते हैं ना। अब यहां क्या होता है, ड्यूटी नमूनिया, सख्ती आ जाती है, हार्डनिंग आ जाती है। मेक फर्म, मेक फर्म, फर्म मीन हार्ड, हार्ड मतलब कंक्रीट, कंक्रीट मतलब कंजुगेट, सख्त, ठीक। तो यहां उर्दू में लिख देते हैं साहब, लिख देते हैं कि सख्ती, यानी पेपड़ों के अंदर सख्ती आ जाना, पेपड़े सख्त हो जाना, सख्त हो जाना। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी कैरेक्टराइज दैट स्टेज ऑफ, सेकेंड स्टेज ऑफ द नमूनिया विच इज नोन एज कंसोलिडेशन, ठीक है जी। यहां मैंने आपके लिए एक्सरे डाउनलोड किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं, वो आप देख लें तो वहां से शायद आपको क्लियर हो, वरना तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरे लेके आ जाता हूं। ये कवर कर दें आप, ये देखें लंग्स फील्ड नजर आ रहा है आप लोगों को, ये ब्लैक ब्लैक, ये है लंग्स फील्ड, ये क्या है लंग फील्ड, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है। देखिए जब एक्सरे चेस्ट होता है ना, थोरेसिक केज होते हैं, रिब्स होती हैं, रिब्स तो साफ नजर आती हैं क्योंकि वो सॉलिड होती है ना, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उन पे एक्स रेज़ रिफ्लेक्ट करके उसकी तस्वीर ले लेते हैं। अब जो लंग्स होते हैं ना, उससे ये एक्स रेज़ गुजर जाते हैं तो उसका शेड आ जाता है, साया आ जाता है। साया जो होगा वो क्या होगा, जो सफ़ेद सफ़ेद वो रिब्स नजर आएंगे, और जो दरमियान में काला जो खाली जो ब्लैक जगह होगी वो क्या, वो लंग्स शेड होगा। एम आई क्लियर। लंग्स फील्ड इसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लंग फील्ड समझ गए। अब ये लंग फील्ड के अंदर देखें, यहाँ ये सफ़ेदी नजर आ रही है, ओपेसिटी नजर आ रही है। अब ना लंग्स सख्त हो गए, क्या हो गए, सख्त हो गए, हार्ड हो गए, हाँ फर्म हो गए, कंक्रीट हो गए। अब कंक्रीट इस पे एक्स रेज़ लगते हैं ना, तो जहां ये नरम है अपनी असली पोजीशन में है, तो उधर से एक्स रेज़ गुजर के ना उसका शेडो ले लेती है। अक्स, अक्स तो जानते हैं ना, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड में अक्स लेते हैं तस्वीर वाला, तो उसका अक्स ले लेती हैं, और जो जहां से वो फर्म सख्त होता है टिश्यू ना, लंग टिश्यू, वहां से वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट तस्वीर ले लेती हैं, सर रिब्स के ले लेती हैं। तो आप देखें यहाँ कंसोलिडेशन आपके साफ नजर आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल बिल्कुल ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ गए। तो आप देख के ना कंसोलिडेशन, और सामने आप दवाइयाँ लिख दें। आपकी रिपोर्टरी में कंसोलिडेशन रूब्रिक है, आपकी रिपोर्टरी में कंसोलिडेशन रूब्रिक है, आप उस रूब्रिक को देख के ना सामने दवाइयाँ लिखी है वो आप दें, तो आप खुद को कॉम्प्लिकेशंस में क्यों डालते हैं, आप सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते, आप कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, कंपाउंड्स में जाते हैं, ब्रूटक्स चिस्टोन वगैरह स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए आप कमाते हैं। ये जिंदगी आपकी है, ये एजुकेशन, ये कोशिश, ये मेहनत आपकी, ये अपने लिए करें, आपने जो आपका कम्युनिटी है इंसानी, उनके लिए करें, अपने फायदे के लिए करें, अपना जो आपका जो ये हमारे भाई बहनें हैं, जो हमारे इंसानियत की हम खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत करें, उनको परमानेंट कीवर दें, विद इन नो टाइम दें।
तो आप कंसल्टेशन दे के सामने दवाइयाँ मैं आपको अभी थेराप्यूटिक्स बताता हूँ, ठीक। जब हमारा ये 4-5 चीज़ें हमने समझनी है, डिफिनीशन हमने समझना है कि ये क्या होता है, तो हम समझ गए हैं कि ये नमूनिया होता क्या है, राइट। क्योंकि हम डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न्स पढ़ रहे हैं, राइट, 3rd ईयर गायनी में ना। तो अब उधर हम डिजीज में नमूनिया पढ़ रहे हैं, तो नमूनिया में हमने नमूनिया का पहले हमने ये समझा कि नमूनिया होता क्या है। अब उसके बाद हमने नमूनिया की काजेस समझनी है, पहले इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अब हमने नमूनिया की स्टेजेस भी देखी कि स्टेजेस कितनी होती हैं, और डिफिनीशन भी देखा, राइट। और हमने टाइप्स भी पढ़ी, राइट। अगेन डिफाइन क्या, टाइप्स देखी, स्टेजेस पढ़ रहे हैं, राइट। तीसरा जो स्टेज है रिजोल्यूशन का, तीसरा स्टेज है रिजोल्यूशन का। ये क्या होता है, फाइनल रिकवरी स्टेज होता है, ये फाइनल रिकवरी स्टेज होता है। एंड अकरिंग ड्यूरिंग द 8 to 10 days, 8 से 10 दिन में ये आकर होता है, राइट। रिजोल्यूशन जो स्टेज होता है ये रिकवरी स्टेज होता है, ये आकर होता है कब, 8 to 10 days। अब इस स्टेज में क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं ब्रीफली 30 सेकंड में। फाइनल रिकवरी स्टेज होता है 8 to 10 डेज में ये आकर होता है। फ्लूइड्स जो होती हैं इसमें इसका ब्रेक डाउन होता है, जो फ्लूइड्स अंदर गई होती है ना तो उसका ब्रेक डाउन होता है, रिकवरी स्टेज होता है ना। प्रोडक्ट्स जो सेल्स के डिस्ट्रक्शन के होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्रोफेजेस भी पहुँचते हैं, न्यूट्रोफेज भी पहुँचते हैं, लिम्फोसाइट्स भी पहुँचते हैं ना। और जो 20 प्रोटीन्स होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो भी पहुँचती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट हुआ होता है। तो सारा वहाँ ना तो आदमी को रिकवरी करना होता है ना पूरा, वहाँ ना ये सारे 20 प्रोटीन्स और लिम्फोसाइट्स और ये सारी पहुँची होती हैं। मैक्रोफेजेस बड़े WBCs है ना, मैक्रोफेजेस बड़े WBCs, मैक्रोफेगोसाइट्स इनगल्फ करने वाले। एम आई क्लियर? अभी वो भी पहुंचे होते हैं। अब रिकवरी स्टेज है ना रिजोल्यूशन का। अब उसमें क्या है कि मैक्रोफेजेस जो होती हैं या सेल मैक्रोफेजेस जो लार्ज वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो उधर मौजूद होती हैं, वहाँ के पहुंची होती हैं, हाँ मैक्रोफेजेस। अब वो पहुंच के क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं WBCs को कि वो मतलब वो उस एरिया को क्लियर करता है ना, फौजी होते हैं ना वो क्लियर करते हैं लंग्स को, क्योंकि ये तो हेडक्वार्टर है, तो मेन सेंसिटिव एरिया है जहाँ लाइफ थ्रेट होती है। अब वो क्लियर करने में मैक्रोफेजेस की मदद करते हैं। अब ये कौन सा स्टेज है, रिजोल्यूशन स्टेज में। एम आई क्लियर? एंड लिफ्ट आउट जो डिब्रिसेस होती हैं, जो गंद वगैरह आता है उसको साफ करने में इसको हेल्प आउट करती हैं। और उसमें जो होता है ये स्टेज क्या कहलाता है, ये रिजोल्यूशन स्टेज कहलाता है। अब रिजोल्यूशन स्टेज पे हमारी दवाइयाँ मौजूद हैं, वो करते हैं डिस्कस होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स में। ये हमारी स्टेजेस हो जाती हैं। अब स्टेजेस के बाद इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, काजेज़ क्या हैं, ठीक है जी, वजूहात क्या हैं। व्हाट काजेज नमूनिया, क्वेश्चन ये है कि व्हाट काजेज नमूनिया, नमूनिया क्या काज करता है। वायरसेस एज वी डिस्कस, जो तमहीद में हमने पढ़ा ना, जो तमहीद में हमने आपको बताया वही है। लाइक क्या होता है वायरसेस, मतलब जो फ्लू के वायरसेस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं उसको RSV कहते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस। इसको रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस भी कहते हैं।
ये जो मोस्ट केसेस नमूनिया के हैं ये काज करते हैं। अक्सर जो बच्चों में हम नमूने देखते हैं वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन बैक्टीरिया भी कर सकता है, और जो हमने डिस्कस किया ना, इरिटेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े काजेस कर लो ना। मैं तो कहता हूँ कि आप इस तरह कर लो कि वायरसेस, बैक्टीरियाज और इरिटेंट्स, ये 3 काजेस लिख लो, राइट। क्लिनिकल फीचर्स जैसे क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं बुखार होता है बच्चे को, इन्फ्लेमेटरी सारी सिम्टम्स होती हैं जो अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं, मतलब मलेज, फटीग, हाँ, हेडेक, फीवर, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेस्ट पेन भी होता है अक्सर, पसलियाँ चलती हैं, सॉरी पेट चलता है बच्चे का, जब सांस लेते हैं उसका पेट चलता है। ये बहुत ही पिक्यूलियर साइन है, क्लासिकल साइन है निमोनिया का। तो सांस लेते हुए बच्चा रोएगा, स्टमक पेन भी हो सकता है, सर्दी भी लगती है, सारी इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स होती हैं, ब्रीदिंग होती है, फास्ट होती है और हार्ड होती है, लेबोरियस होती है। मतलब वो सांस लेते ना ऐसे जो कोई मुश्किल से सांस लेता है, मुशक्कत से, मेहनत से वो सांस लेता है, क्योंकि उसका एल्वोलाई पकड़ा हुआ होता है ना, या किसी इरिटेंट ने या वायरस या बैक्टीरिया ने, एज वी डिस्कस्ड। वॉमिट करता है बच्चा, वॉमिटिंग होती है उसको, उसके सर में दर्द होता है, सर उसके गर्म होता है। बच्चा जो होता है साइनोस होता है, नीला होता है, क्योंकि उसका जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं होता। आप कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके अंदर ज्यादा हो जाता है, और जो ऑक्सीजन जो होता है अब कम हो जाता है। अब इन ऑक्सीजन की कमी की सिम्टम्स आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती की सिम्टम्स आती हैं। ये साइनोस्ट, ये ठंडा पड़ जाना बच्चे का, अब ये उसकी स्टेज पे करता है कि उसका मतलब सिवियरिटी क्या है, राइट। तो ये हमारे पास इसकी सिम्टम्स आती हैं। उसके बाद अब जब इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में जो पहला हमारा, जब हम इन्वेस्टिगेशन यहाँ लिख देते हैं अपने पेट पे, तो हम सबसे पहले जो हमारा हम एडवाइस करते हैं उसको चेस्ट एक्सरे, सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं उसको। ये हमें ब्रोंकियल नमूनिया का भी कभी बताएगा विद इन नो टाइम। ये हमें लोबार नमूनिया की बताएगा। लोबार नमूनिया में जैसे मैंने आपको कंसल्टेशन समझाया ना, कंसल्टेशन बिल्कुल इसी तरह सफ़ेदी नजर आएगी लंग्स फील्ड में। लंग्स फील्ड ऐसे सफ़ेद होगा, ठीक है, लेकिन उसका पूरा एक पोर्शन उसने पकड़ा हुआ होगा, ऐसे पूरा एक पोर्शन सफ़ेद होगा, ठीक है जी, और बाकी काला होगा। और जो ब्रोंकियल नमूनिया है ना, तो उसमें बटन सफ़ेद नजर आएंगे आप, जैसे बटन लगे हुए हैं, जैसे सितारे नहीं लगे होते हैं कपड़े पे, या बटन लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं ना इररिलेवेंट आपको एक बात बताऊं, चेस्ट एक्सरे समझा रहा हूं ना, हाँ, इस पर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, बहरहाल मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, टाइम नहीं लगता हमारा, इररिलेवेंट है, लेकिन ब्रोंकाइटिस से मुताल्लिक आप यहाँ ना आपको सफ़ेदी नजर आती है हाइलम के मुकाम पे, हाइलम के मुकाम पे, तो मतलब है कि द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, क्या कहलाता है, ब्रोंकाइटिस। अब इसका जो क्लासिकल सिम्टम है, क्लासिकल, वो क्या है? जो बच्चा होता है ना, वो खुल के नहीं सांस ले सकता, वो खांसता भी है ना, अगर वो खांसता भी है ना, खुल के सांस तो दोनों में नहीं ले सकता ना। किसी भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी कंप्लेंट होता है लंग का, लंग रिलेटेड, तो उसमें सांस नहीं, तो कॉमन है ना। मैं तो क्लासिकल की बात कर रहा हूँ ना। अब जब क्लासिकल पे आते हैं ना, तो क्लासिकल का सिम्टम जो होगा ना, वो खांसेगा, लेकिन खुल के नहीं खांसेगा, ऐसे खांसेगा। मैं बताता हूँ, कुल कैसे नहीं खा सकता। आप उधर ना ब्राय 30 दे के ना फास्फोरस 30 दे दें, बेसिलिन पहले दे दें उसको, ओ बेसिलिन के बाद लिमोकोक्सिन 5 मिनट बाद दे, 5 मिनट बाद ये दवाइयां शुरू कर दें। अगर आपको ना उसी वक्त ना ठंडक से कि भाई ये 5 मिनट पहले ठीक था, आपने कोई दवाई नहीं देनी उसको, एक राइट 1 में दे देना है,
और आपने ज़्यादा नहीं देखना, 30 सेकंड देखना है बच्चे को, बस 30 सेकंड में आपने रिजल्ट मांगना है, अगर नहीं तो मतलब दवाई फेल। ये है आपका सिस्टम, ये है आपका पावरफुल सिस्टम, इसको कहते हैं सिस्टम। इससे आपको मजा आता है, इससे आपकी प्रैक्टिस को और आपकी होम्योपैथी को चार चांद लगते हैं। बाकी मैं थेराप्यूटिक्स में पूरा समझाता हूं, पूरा समझाता हूं। अब हम डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो सो डायग्नोसिस से टू द पॉइंट रहते हैं। अब यहां क्या है, चेस्ट एक्सरे की थोड़ी बहुत आ गई समझ आप लोगों को। अब आपने इसके बाद जो हमने, ये तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है ना, रेडियोलॉजिकल। अब उसके बाद हम जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट हमने कौन से लिख के देने हैं बच्चे को, एडवाइस कौन से करने हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सीपीबी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसको कंप्लीट ब्लड पिक्चर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, राइट। अब आप ना, ये आपने उसको एडवाइस करना है। एक बात यहां आपने ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, उसके लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। नमूने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। बच्चे का याद रखें, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड। बच्चे का हार्ट बीट ज़्यादा होता है नॉर्मल बंदे से, आम बंदे से, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। बच्चे का सांस ज़्यादा होता है, बच्चे का भूख ज़्यादा होता है, बच्चे का पखाना वो ज़्यादा दफ़ा करता है, बच्चा पेशाब ज़्यादा दफ़ा करता है, बच्चे का लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एज, राइट। बस ये आपने ज़हन में रखना है। ये नहीं कि आप उधर लिख दो कि भाई सर ने तो कहा था कि लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे तो ये तो इन्फेक्शन को शो करता है, वायरल को, तो आप उधर ठीक। अब बहुत ही ज़्यादा हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हैं, और साथ सिम्टम्स भी मौजूद हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम भी मौजूद हैं, नमूनिया के सिम्टम एज वी डिस्कस, फीवर भी मौजूद है, पेट भी चल रहा है, सांस में घुटन भी है, साइनोस्ट भी है, बच्चे को पसीना भी आ रहा है, खांसी भी है, बेदम भी है, बुखार भी है, और साथ ये हैं, तो आप फिर यहां उसको पैथोलॉजिकल लेबल कर सकते हैं। कहने का मकसद आपको कि आपने कोरिलेट जरूर करना है क्लिनिकल पिक्चर से, राइट। अब उसके बाद सीबीसी में आपने क्या देखना है, वेदर योर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग इन इन्फेक्शन, क्या आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है इन्फेक्शन के साथ। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट योर इम्यून सिस्टम फाइटिंग विद इन्फेक्शन और नॉट। लिम्फोसाइट्स आपने उसका टीएलसी देखना है, टीएलसी ज्यादा होगा मतलब आपका फाइट कर रहा है इम्यून सिस्टम, क्योंकि आपका मोबाइल यूनिट जो है इम्यून सिस्टम का वो फाइट कर रहा है। अब आप देखते हैं कि आप देखते हैं न्यूट्रोफिल फर्स्ट 24 आवर में न्यूट्रोफिल आसमान पे पहुंच गए, मतलब आपको एक्यूट इन्फेक्शन शो करता है। लिम्फोसाइट पहुंचे और उधर मोनोसाइट ज्यादा हो गए, क्रोनिक इन्फेक्शन शो करता है, राइट। एज भी कम आ गया, मतलब क्रोनिक है, एनीमिक भी कर दिया है, आरबीसी भी कम है, एमसी मीन सेल वॉल्यूम भी कम है, मतलब आयरन भी कम हो गया है। तो आपने ऐसे देखना है, ये आपने भी नो टाइम देख के ना इधर दवाई लिखनी है, ऐसे देख के ना दवाई लिखनी है, उधर पढ़ना नहीं होता, स्टडी नहीं करनी होती, चेक करके ना, उधर चेक करके ना इधर दवाई लिखनी होती है आपने, और उधर आपने उसे 2 मिनट में उसको रेस्क्यू करना होता है, उधर 2-3 मिनट में उसको, क्योंकि ये है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, तो यू शुड ट्रीट रेस्पिरेटरी इमरजेंसी फास्ट, देन आपने डायग्नोसिस बनानी है। ये बात ध्यान में रखें, एओपीडी का प्रोटोकॉल है रिगार्डलेस ऑफ द स्कूल ऑफ मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथिक स्कूल ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो एलोपैथिक स्कूल ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो हर्बल है, इमरजेंसी रेस्क्यू पहले होगा। ओपीडी में ना डायग्नोसिस नहीं होता, सबसे पहले आपने लाइफ बचाना है, उसके बाद आपने डायग्नोसिस बनानी है। ये बात ध्यान में रखनी, ये कॉमन है। जो भी डॉक्टर, जो भी किसी स्कूल ऑफ मेडिसिन का पैरोकार, चाहे वो हनीमैनियन है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम का है, एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो हकीम है, अगर वो ये प्रोटोकॉल को वायलेट करता है, मतलब वो मेडिकल जुर्म कर रहा है। मतलब सबसे पहले, मतलब बंदे को किडनी पेन है तो आपने सबसे पहले किडनी पेन को, और उसके बाद देखना होता है किडनी पेन का
अंदर स्टोन है या क्या, डायग्नोसिस तब बाद में बनानी है। सेम हियर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने सबसे पहले उसका सांस बाहर करना है, सांस सबसे पहले बाहर करना, उसके बाद आपने डायग्नोसिस बनानी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और जो हमने आपको CBC की जो मार्कर्स हैं वो समझाए ना, तो वो आपने थोड़ा कोरिलेट भी करना है लिम्फोसाइट के साथ, तो वो आपको एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी बता देता है। तो आप देखते हैं कि वेदर योर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग एन इन्फेक्शन। फर्स्ट जो होते हैं उसके ना नब्स एक्सट्रीमली जो होते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर्स हाउ मच ऑक्सीजन इन योर ब्लड। ऑक्सीजन सिचुएशन का आजकल एक मशीन भी आ गया है ना, वो उंगली को डालते हैं ऐसे। हाँ, आप उधर सिचुएशन चेक करें, आप इधर इतनी कहानी में ना पड़ें। आप वो मशीन लगा के ना आप दराज में रखा हुआ होता है, उधर रख दें। ये कोरोना में अक्सर मरीजों के साथ भी हुआ करता था, हमारे पास आते थे कि वो मुझे कहता है सर मेरा ऑक्सीजन कम है। यकीन करें अनपढ़ मरीज हमें कहते थे सामने बैठ के ना, सर मेरा ऑक्सीजन कम है। हम उसको लाइकोकार्बोनेट पे रखते थे। वो कोई बात यकीन कर, दूसरी बात ही हमसे नहीं करते, कोई अलामत हमको नहीं देते थे, देने के लिए तैयार नहीं थे। यकीन कर ज़मींदार लोग, किसान लोग हमें कोई अलामत देने के लिए उस वक्त तैयार नहीं होते थे, वरना हमारा अगर हम वहाँ अलामत पूछते वो इरिटेट होते थे। बंदे को तकलीफ होती है ना कि ये अभी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कोई मतलब लॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं कर रहा ना। बस सिर्फ हम मशीन हाथ में होता था, सर ये देख लो, और कोई तो हम ऐसे आंखें बंद करके ना सामने हाथ ऐसे फैला के ना वो मशीन लगा हुआ होता था कि ये देखो सर। तो बस हम देख के ना लेग से लाइकोकार्बोनेट 5 मिनट बाद दो भाई। फिर हमने उससे दूसरी बात क्या करनी थी 5 मिनट बाद, तबीयत कैसी है भाई आप, बस ये पूछना था। और हमने क्वेश्चन नहीं करना था उससे, वरना उसने हमसे लड़ना था या उसने जाना था बाहर, वापस जाना था दूसरे डॉक्टर के पास, उसने माइनोफाइलिन टीका रग में लगाना था, उसने डिकट्रान की तरफ जाना था, उसने क्या कहते हैं उसको वेंटिलेटर की तरफ जाना था, उसने ऑक्सीजन की तरफ जाना था, उसने हमसे भाग जाना था। और उसका हमसे भागना मतलब हमारे सिस्टम की सख्त बदनामी होनी थी। तो हम जिस सिस्टम से खाते हैं हम उस सिस्टम को डिमोट होने नहीं देंगे। जिस सिस्टम से खाते हैं, जिस सिस्टम से हमारी पहचान है, जिस सिस्टम से हम जिंदा हैं, वो सिस्टम हम अभी उसमें ताकत मौजूद है। उससे ताकतवर रेस्क्यू दुनिया की किसी और दुनिया की किसी और स्कूल ऑफ मेडिसिन के पास मौजूद नहीं है। तो हमने उसको बदनाम होने देना है, उसको डिमोट करना है? सवाल ही नहीं पैदा था कि हमने सारे मरीज हमारे जाए ना वेटिंग रूम से उठ जाएं, लेकिन हमने उस एक इमरजेंसी को हम नहीं छोड़ते। इमरजेंसी काम पहले करते हैं, उसका हम टोकन भी नहीं चेक करते, कौन सा टोकन है इसके पास। अब एक बंदा 1 नंबर टोकन वाला मेरे सामने बैठा हुआ है, 30 नंबर वाला आता है, उसकी इमरजेंसी है, मैं ऑफिस भी नहीं बुलाता, मैं वेटिंग रूम में खड़ा आता हूँ उसके साथ। उधर मैं टोकन कभी नहीं, मैं प्रोटोकॉल को तोड़ देता हूँ। उधर इमरजेंसी में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इमरजेंसी में आर्गेनियन भी इजाजत देता है आपको कि आप रिपीटिशन भी जल्दी जल्दी करो। इमरजेंसी में एलोपैथिक प्रोटोकॉल, बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, जब मैं वो प्रैक्टिस करता था इमरजेंसी में हमारे लिए ये अलाउड था कि अगर आपके पास कोई सिरिंज भी मौजूद नहीं है डिस्पोजेबल, और कोई इमरजेंसी आपके पास आती है, आप डस्टबिन से सिरिंज उठा के ना बंदा को टीका लगा दो। हाथ कट जाएगा ना, लाइफ की बात आ गई, अब हाथ काटने दो। उसके बाद हाथ सेप्टिक होता है, उसको बाद में देखना है, पहले मरीज को बचाना है। ये उधर भी प्रोटोकॉल है, उधर हम 10 साल प्रैक्टिस करके ये बात कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं। इधर भी हम 10 साल 4 महीने प्रैक्टिस करके बात कर रहे हैं, कोई ऐसी किताबी बातें हम नहीं कर रहे हैं आपसे। हम फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर हैं, तो हम एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रहे हैं आपसे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं आपसे कोई किताब पढ़ के ना प्रेजेंटेशन बना के पावर पॉइंट पे तो यहाँ स्लाइड्स बना के ना आपको हम एलिबोरेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये आपके पास ये नेट पूरा भरा पड़ा है, वरना फिर हमारी ज़रूरत क्या है। हमने नए यंग जो इमर्जिंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं ना, उनको हमने इक्विप करना है, राइट, उनको हमने इक्विप करना है, अपने सिस्टम को हमने प्रमोट करना है, और अपना हिस्से का काम करके ना हमने दुनिया से जाना है। कैरेक्टर कभी नहीं मरता, ये बात ज़हन में रखें, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। कैरेक्टर नहीं मरता, इंसान मर जाता है, कैरेक्टर जिंदा रहता है। ठीक है, हमने जिंदा रहना है, हम आपको कहते हैं आप भी जिंदा रहें सारी उम्र लोगों के दिलों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल हो गए हैं, आज भी ना काफिरों को भी उसका नाम आता है, कैरेक्टर उसका जिंदा है, यह बात ज़हन में रखनी है। तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कैरेक्टर। ठीक है जी।
तो ज़्यादा पैसे लेना, फर्स्ट एफोर्जम, आपने मरीज़ को हेल्थ की तरफ रीस्टोर करना है, बस ये आपका मकसद है, आपने मरीज़ देखने हैं। तो पैसे जो होते हैं ना, ये बाय प्रोडक्ट है, ये खुद आते हैं। डायग्नोसिस के बाद जो हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने क्या करना है नमूनिया का। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द नमूनिया इन न्यूबॉर्न्स। स्टेजेस में हमने तकसीम किया नमूनिया को थ्री, तीन स्टेजेस हो गई नमूनिया की। सो वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंजेशन। एम आई क्लियर? तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कंजेशन। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। जब एक्यूट स्टेज में आपके पास आता है नमूनिया का मरीज, और मैं आपको एक दूसरी बात ना बताऊं क्योंकि हम न्यू बॉर्न कर रहे हैं ना, न्यू बॉर्न कर अक्सर औकात मेजॉरिटी केसेस में न्यू बॉर्न जो होते हैं ना, एकोनाइट 1M उसको ठीक करता है, 30 नहीं काम करता मेरी प्रैक्टिस में। मैं कैसे देता हूं, मैं 1M दे के ना मैं इंतजार करता हूं जब तक वो चल रहा होता है। अब मुझे उसका इंप्रूवमेंट आता है ना, मेरे पास मेरी छोटी बेटी है, उसको हुआ न्यू बॉर्न, ये सिम्टम्स हमने देखी, कोई इन्वेस्टिगेट हमने नहीं किया। एक्सरेज जो होती है ना, एक बात ज़हन में रखें, पूरी जिंदगी में एक बंदा 40 एक्सरे दिखा सकता है। एक्सरेज जो होती हैं वो इंतहाई हार्मफुल होती हैं, तो हमने उसका कोटा नहीं ख़त्म करना था कि इसका लाइफ में अगर इसको ज़रूरत होती है ना, खुदा ना खासा कोई कैजुअल्टी होती है, इसके पास एक्सरे रहें, इसके पास एक्सरेज रहें। हमें क्लियर? तो हमने एक्सरे अवॉइड किया, हमने उसके एकोनाइट दे के ना, हमने देखा 2-3 बार जब उसको फ़र्क आना शुरू हो गया तो हमने छोड़ दिया उसे। अब 2-3-4 दिन बाद दोबारा रिकरेंट हो गई, हमने दोबारा एकोनाइट दे दिया, फिर अब 4 डोजेस हमारे 4-5 वक्फों से इंटरवल से हमने उसको दिए, अप्लाई किए, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुकम्मल कवर हो गई। जो बात हमने आपको बताई ना, देखिए न्यू बॉर्न्स तो बहुत सारे आपको मिलेंगे ना, आपका कोई खर्चा तो नहीं आता ना एकोनाइट के 2 कतरों पे, 2 ड्रॉप्स पे, 1 टीस्पून में कर दो ना, बच्चा तो बिस्किट नहीं खा सकता ना। टेप वाटर में ना, वाटर कूलर के नीचे रख के ना, उसमें पानी डाल के ना, उसमें 2 कतरे डाल के ना उसके मुंह में डाल दो, खर्चा तो नहीं आता आपका, आप तजुर्बात कर लो। फिर आप कमेंट भी करो अगर कोई यूट्यूब पे देखता है तो, और फिर आप मुझे इधर बताओ भी खड़े होके कि सर वो तो काम नहीं करता। आपको मज़ा आता है, मज़ा, नशा चढ़ेगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, ये आसमान पे, स्काई पे पहुंचता है। आप देखें, आज से ट्राई कर लो। सेकेंडली, जो कंजेशन का जो स्टेज है, ठीक है जी, एक हमने इसको आप कवर कर लें, एकोनाइट 1M। सेकंड हमने क्या करना है, फेरम फॉस। अगर बच्चा का रंग जो है वो क्या है, कंजेशन तो है ना, स्टेज कंजेशन का है। अब बच्चे का रंग जो है ना वो है कि पेल, मतलब वो एनीमिक है, राइट? कंजेशन है लेकिन बच्चा एनीमिक है। दिस इज द रिवर्स ऑफ बेलेडोना। अब ये बेलेडोना का अपोजिट है, रिवर्स है।
ठीक है, तो आपने इधर इंफ्लेमेटरी कंजेस्टिव स्टेज ऑफ कंजेशन में नमूनिया में आपने देना है फेरम फास्ट। अब इसका रिवर्स है, कंजेशन तो मौजूद है लेकिन बच्चा पुरखून है, चेहरा तमतमाता हुआ सुरख है, सर गर्म है, सर से पसीना आता है, टांगे ठंडी हैं, राइट। और बच्चे को झटका भी आता है, यकीन करिए ब्रेन को भी रिपेयर करेगा, ये सेरेब्रम को भी रिपेयर करता है, ये बच्चे को माजूर होने से बचाएगा, ये उधर ही बच्चे को सेटल कर देगा, ये उसके बुखार को भी उतारेगा, ये उसके नमूनिया को भी ठीक करेगा बेलोडोना। तो 1 में हम देखें 30 पे आते हैं। बच्चा कमजोर है, नमूनिया वाला, फ्लैश लॉस कर गया सारा, हर वक्त दूध पीता है, 24 घंटे दूध पीता है, सूख रहा है, नमूनिया भी है, आयोडियम। बात हो सकती है इस पे, लेकिन लंबी बात हमने करनी नहीं है। बच्चा खांसता है, अटेंशन प्लीज, बच्चा खांसता है, खांसते ही रोना शुरू कर देता है, स्क्रीमिंग शुरू करता है, मतलब उसका सीना दर्द कर रहा है, ब्रायोनिया 200, ब्रायोनिया 200। लेकिन मैं कहता हूं ना, आप इसके रिजल्ट बेहतर करने के लिए ना बेसिलियम 200 भी दो, हफ्ते में एक खुराक। मैं तो कहता हूं आप रोजाना भी दे सकते हैं, आप सेवेरिटी को देख लो बेसिलियम। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेसिलियम 200, बेलेडोन 200, ब्रायो 200, अलग अलग। सुबह बेसिलियम दो, दोपहर को बेलेडोन दो, रात को ब्रायो दो। यकीन करो आपको कवर करेगा आपका। यह हमारा प्रोटोकॉल है। कंसोलिडेशन आ गई ना, एज वी डिस्कस्ड, ठीक है जी, कंसोलिडेशन आ गई, ये कंजेशन का स्टेज हो जाता है। अब फेफड़े सख्त हो गए हैं, आपने उसका एक्सरे किया, फेफड़े सख्त हैं, सिम्टम्स भी वही हैं जो हमने आपको अभी बताई, ठीक। कंसोलिडेशन आ गई, ब्रायोनिया फेफड़ों को नरम करेगा, रिस्टोर करेगा, 200 में दे रोजाना एक खुराक। फास्फोरस जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, एक बात ध्यान में रखें, बोरिक लिखता है ना एकोनाइट में, स्टार्ट की इब्तिदाई लाइंस में लिखता है, इब्तिदाई लाइन के जो पैराग्राफ उसने लिखा हुआ उसके एंड में लिखता है। मुझे अभी भी याद है फर्स्ट ईयर से, जो फर्स्ट ईयर में हमने एकोनाइट पढ़ा ना, तो वहां से अभी तो मुझे वो लाइंस मुझे याद हैं कि इब्तिदाई लाइंस में पैराग्राफ में लास्ट में उसने लिखा हुआ कि पैराग्राफ का जो इब्तिदाई लाइंस है उसका सेकंड लास्ट या लास्ट जो होगा वो लाइन होगा, अंदाज़तन उधर उसने लिखा हुआ है। उसमें मुझे उसके अल्फाज याद हैं कि जब कभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी तो एकोनाइट काम नहीं करेगा, ये फंक्शनल चेंज में काम करेगा, ये बात ध्यान में रखें। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई ना, तो आपने स्ट्रक्चर की दवाई देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है, जो आपकी डीएनए का पार्ट है, जो इंग्रेडिएंट है, कंटेंट है आपके डबल स्ट्रैंड डीएनए का, विच इज नोन एज फास्फोरस, अब इधर भी वही प्रोटोकॉल। आप उसका सीना जो होता है ना, देखें वहां खरखराट आ रही है, या आप खर रेटलिंग सुन रहे हैं, या आप स्टीतो लगाते हैं, स्कल्टेशन करते हैं, आपको रेटलिंग साउंड आता है, आप उधर टपटा, हम ऐसे करते हैं। मैं आपको प्रोटोकॉल बताता हूँ, मैं करता हूँ ना ट्यूबरकुलिनियम 1 देके ना मिडोरिनियम 200 देता हूँ 5 मिनट बाद। उसके बाद माना स्टेनामेट इसलिए देता हूँ कि स्टेनामेट लंग्स को ताकत देता है, तो 1 में दे के फिर मैं टमटाट दे के ना टमटाट 30 पे आ जाता हूँ। मेरा ये प्रोटोकॉल है, ये कंसंट्रेशन को ठीक करता है। अब आपका दवाई नहीं ये काम नहीं करती जो हमने डिस्कस की, ये नहीं काम करती। मैं क्या करता हूं, मैं ट्यूबरकुलिनियम 200 एक खुराक देके ना, अब मैं दोपहर को अगर मैं सेवेरिटी ज़्यादा है और मरीज डेथ पॉइंट पे है तो 2 मिनट बाद ना मैं उसको सल्फर 30 में एक खुराक देके ना, फिर उसके बाद ना 2 मिनट बाद ना मैं सुराइनम ना 200 का एक खुराक देके ना फिर अपनी दवाइयों पे आता हूँ, तो हमारी दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं रिमूव, वो दवाई काम करना शुरू कर देती हैं। और यकीन करें ऐसे काम करती हैं ना जैसे मैजिक, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। अभी अगर हमें टाइम लिमिटेशन ना होती तो मैं अभी अब पार्किंसन का अपने घर का केस 3 दिन पहले मैं आपसे इधर डिस्कस कर लेता।
कि मेरे वाल साहब कहते हैं कि 88 ईयर उसका एज, वो कहता है कि ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ किसी दवाई को मैंने काम करते नहीं देखा। वो इंशाल्लाह जब मैं डॉक्टर्स की लेक्चर करूंगा ना, तो वह मैं आपको केस कोट कर दूँ। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यकीन करें, आप बहुत ही खूबसूरत सिस्टम से वाबस्ता है, लेकिन टाइम देना है, हर हाल में टाइम देना। कंसल्टेशन हो गया, रिजोल्यूशन स्टेज पे आ जाएं। रिजोल्यूशन स्टेज पे आ जाएं। स्टेज तो मैंने समझा दिया ना आपको। यहां भी आपका उसी प्रोटोकॉल पे इंटरम टाट लगेगा, ठीक है जी। फास्फोरस उसी तरह लगेगा, सल्फर लगेगा। दो दवाइयां बच्चों की याद रखें जो एक्सपेक्ट्रेंट्स हैं, जो निकालती हैं, कुल नहीं है, जो मैं प्रायमरी प्रैक्टिस में, दो, एक हीपर सल्फ और एक ही पिकाक। ये टॉप एक्सपेक्ट्रेंट है। इपिकाक दें, आप फेल होता है ना, आप दें क्या, हीपर सल्फ दें। यकीन करें ना, जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया ना, किसी भी स्टेज को आप भूल जाओ, आप सिर्फ इपिकाक 30 बिस्लिन 200 देके इपिकाक 30 दो। ये मैं आपको एक और तरीके बताता हूँ। आप दो ना, आप 2 दिन बाद मुझे फर्क नहीं होता ना, आप इपिकाक को चेंज करके ना हीपर सल्फ कर दो और बिस्लियम को अपनी जगह पे रखो, राइट। आप आपको कोई समझ नहीं लग रही कि ये कौन सा स्टेज है, ये कंसोलिडेशन है, ये कंजेशन है, ये रिजोल्यूशन स्टेज है, ये नमूनिया है, ये नमूनिया नहीं, ये ब्रोंकाइटिस है, ये ब्रोंकाइटिस है, ये लोबार नमूनिया है, ये ब्रोंकेल नमूनिया है, इररिस्पेक्टिव। आपको समझ नहीं लग रही, समझ नहीं लग रही आपको ना, या आपके पास टाइम नहीं है, या रश बहुत पड़ गया है, या आपका मरीज बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या आपको समझ नहीं लग रही, देन व्हाट शुड बी डन? देन आपने क्या करना है, ठीक है जी। देन आपने क्या करना है, आपने बिस्लियम 200 देके ना इपिकाक 30 पे आ जाओ। 2 दिन बाद उसको कल फिर बुलाओ, नहीं फर्क पड़ता, हीपर सल्फ साथ कर दो। मैं कहता हूँ इपिकाक भी रहने दो, तो 200 में कर दो, ठीक है जी। तो ये ब्लाइंड थेरेपी है, क्लिनिकल है, राइट, ये क्लिनिकल है। मरीज साइनोस्ट है ना, साइनोस्ट और रिजोल्यूशन स्टेज में है, मतलब उसमें क्या है कि सैचुरेशन कम है ऑक्सीजन का। व्हाट डज इट मीन? सैचुरेशन कम है ना, तो उधर आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट 200 में देना है उसको 5 मिनट में से। जब बच्चा स्टेबल होता है, रोजाना ओडी एक खुराक कर दे ताकि उसका प्रॉपर ये कवर हो। एम आई क्लियर? राइट? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।